राम राम दोस्तों। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम राजस्थान की एक ऐसी घटना को देखने जाएंगे जो संपूर्ण राजपूताना के लिए एक कलंक का विषय है। मतलब ये घटना संपूर्ण राजपूताना के इतिहास में एक कलंक की भांति उभरी है। तो आइए सीधे हम पहुंचते हैं हमारे आज के वीडियो के विषय पर। आज का हमारा विषय है कृष्णा कुमारी विवाद। तो क्या था कृष्णा कुमारी विवाद? इस घटनाक्रम को पूरा जानने के लिए आइए शुरू से शुरू करते हैं। बात है सन 1803 की। मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने, उस समय मेवाड़ की सैन्य स्थिति बहुत ज़्यादा शक्तिशाली स्थिति में नहीं थी, तो उन्होंने राजनीतिक दृष्टिकोण से मेवाड़ की स्थिति को मजबूत करने के लिए अपनी मात्र 9 वर्षीय पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह उस समय के मारवाड़ या जोधपुर रियासत के जो शासक थे राव भीम सिंह या भीम सिंह राठौड़, उनसे कर दी। अब आप इस बात को यहाँ पे इतना समझ तो सकते ही हैं कि 9 वर्ष की बच्ची के विवाह करने की बहुत जल्दी तो होनी नहीं चाहिए। भाई उस समय भी विवाह की आयु 14 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष तक सामान्य थी, परंतु 9 वर्ष की बच्ची का विवाह किया जा रहा है, राजकुमारी का विवाह किया जा रहा है, तो विवाह की जल्दी तो नहीं थी। और साथ ही साथ जिससे विवाह किया जा रहा है वो व्यक्ति भी उसके समकक्ष आयु वर्ग का नहीं है। ये उस समय मारवाड़ का या फिर जोधपुर का शासक है, तो इसकी परिपक्व आयु रही होगी। तो 9 वर्ष की बालिका की एक शासक से शादी करना सीधा सीधा हमें ये बताता है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से ही ये विवाह किया गया था। परंतु आकस्मिक रूप से एक घटना घटित होती है कि 1803 में जैसे ही ये सगाई तय होती है, देखो विवाह नहीं हुआ, मैंने बोला है कि विवाह तय हो गया। अब जैसे ये विवाह तय होता है तो 1803 में उसके कुछ समय बाद ही जो मारवाड़ के शासक होते हैं भीम सिंह राठौड़, उनकी मृत्यु हो जाती है। अब उनकी मृत्यु हो गई तो उनकी मृत्यु जैसे ही होती है तो मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह क्या करेंगे? भाई अपनी बेटी का कोई भी दर्द थोड़ा नहीं देख सकता ना, तो इन्हें तो मेवाड़ को मजबूत करना था। एक तरीके से राजनीतिक दृष्टि से ये सोच रहे थे। तो इन्होंने क्या किया कि अब भीम सिंह के स्थान पर जो जयपुर के राजा थे, हाल ही में जो राजा बने थे 1803 में ही जयपुर में नए नए शासक बने थे, जगत सिंह सेकंड, तो इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह जगत सिंह सेकंड के साथ तय कर दिया। तो 1803 में जैसे ही शासक बने जगत सिंह सेकंड, उनका विवाह तय हो गया किससे? मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी से। अब यहाँ भी आप समझते हैं कि बालिका मात्र 9 वर्ष की है और उसकी विवाह दोबारा तय किया जा चुका है। परंतु इधर जोधपुर में जैसे ही 1803 में भीम सिंह राठौड़ के बाद मान सिंह राठौड़ शासक बनते हैं, तो मान सिंह राठौड़ को जैसे इस बात की सूचना मिलती है कि जिस कन्या का विवाह मारवाड़ में तय हुआ था उसका विवाह अब मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह द्वारा जयपुर में तय कर दिया गया है, तो ये तुरंत एक संदेशा भिजवाते हैं मान सिंह राठौड़ भीम सिंह राठौड़ को कि आपने अपनी पुत्री का विवाह, आपने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह मारवाड़ में तय किया गया था, अर्थात वो मारवाड़ की बहू बनने वाली थी, तो अब आप उसका विवाह मारवाड़ में ही कीजिए। यदि भीम सिंह राठौड़ नहीं है तो मान सिंह राठौड़, अब मैं यहाँ का शासक हूँ, आप इसका विवाह मुझसे कीजिए। ये हमारे लिए प्रतिष्ठा की बात है कि जो हमारी बहू होने वाली थी उसे तो मारवाड़ की ही बहू होना चाहिए, अर्थात वो आप उसका विवाह कहीं और तय नहीं कर सकते हैं। अब जब ये बात मान सिंह राठौड़ ने महाराणा भीम सिंह तक पहुंचाई, तो यही बात महाराणा भीम सिंह ने सीधे सीधे पहुंचा दी किसके पास? जयपुर के जो जगत सिंह सेकंड उस समय शासक बने थे उनके पास। तो जगत सिंह सेकंड ने भी अब सीधे सीधे लोहा लेना शुरू कर दिया मान सिंह राठौड़ से। भाई अब ये जगत सिंह सेकंड नए नए शासक बने हैं। भाई जब नया नया कोई आदमी किसी पद पर बैठता है तो वो कुछ ज़्यादा ही उछल कूद करता है, क्योंकि नई नई शक्तियाँ उसे मिलती हैं। तो अब ये शुरू में क्या है, अपनी सैन्य शक्ति दिखाने के लिए, भाई जयपुर रियासत बहुत बड़ी रियासत थी, तो सेनाएं वेनाएं तो है ही सही, तो भाई अपना बोलबाला या बोल बच्चन के लिए या फिर शुरू में ही अपने आप को साबित करने के लिए मैं कितना बढ़िया शासक हूँ और कितनी बढ़िया मेरी सैन्य नीति है, किसी भी दृष्टिकोण से इन्होंने शुरू में क्या किया कि आते से ही इन्होंने सीधा सीधा लोहा लेना शुरू कर दिया मान सिंह राठौड़ से। अब देखो 1803 में ये भी राजा बना, 1803 में ये भी राजा बना है। उस दृष्टिकोण से सोचो कि ये नए नए शासक बने हैं, तो इन्हें शासक के पद पर किस तरह की मैच्योरिटी दिखानी है, उसकी कितनी समझ है, अधिकार, नई नई शक्तियां तुरंत प्राप्त हुई है, तो दोनों ही ताव में है। अब नए नए ताव में कभी मैं भी शासक, तो कोई भी अपनी नाक नीची नहीं करना चाहता। तो ये भी अपने आन का विषय बना लेते हैं कि कृष्णा कुमारी का विवाह तो मारवाड़ में ही होना चाहिए, मुझसे होना चाहिए। और जगत सिंह सेकंड भी आन का विषय बना लेते हैं, अपनी नाक का विषय समझ बैठते हैं कि जिस कन्या का विवाह कृष्णा कुमारी का मुझसे तय हो चुका है, तो अब उसका विवाह जयपुर में ही होगा। किसी और की मजाल नहीं है कि मान सिंह, मतलब जयपुर की जो बहू होने जा रही है
वो कोई और लेके चला जाए। तो अब ये सीधा सीधा विवाद किसके बीच आ चुका है, जयपुर और जोधपुर के बीच। और यही विवाद बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और स्थिति यहाँ तक आन पड़ती है कि इस विवाद के कारण जयपुर और जोधपुर रियासत में युद्ध की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। तो 1807 में देखो ये विवाद कब उत्पन्न हुआ है, 1803 में, जैसे ही भीम सिंह राठौड़ की मृत्यु होती है। अब ये छुटपुट वाद विवाद चल रहा है, इधर से डायलॉग बाजी चल रही है, अंततः यह निर्धारित हो जाता है कि भाई इस विवाद को रण के क्षेत्र में ही समाप्त कर लेते हैं, आ जाओ युद्ध के मैदान में, देख लेते हैं किसकी तलवार में कितनी धार है। अब समय आ चुका है 1807 का। तो 1807 में देखो, ये अगर मैं एक राजस्थान का छोटा सा मैप बना दूं तो यहाँ पड़ता है मेरे जयपुर और यहाँ पड़ता है मेरे जोधपुर, और इन दोनों के मध्य एक जगह पड़ती है यहाँ पर क्या, नागौर। और नागौर में भी हम जाएं तो तहसील है परबतसर और गांव है गिंगोली। तो दोनों सेनाएं आती है, जोधपुर की सेना इधर से आती है और जयपुर की सेना इधर से आती है। तो सन 1807 में गिंगोली नामक स्थान पर एक युद्ध होता है जिसको हम जानते हैं गिंगोली के युद्ध के नाम से। कहाँ पर होता है, जो नागौर की परबतसर तहसील है उसके गिंगोली नामक गांव में होता है। अब यह युद्ध होता है मुख्य रूप से तो जयपुर और जोधपुर रियासत के मध्य, परंतु जो इस समय टोंक पर अधिकार हुआ करता था एक व्यक्ति का जिसका नाम है अमीर खां पिंडारी। हम थोड़ी सी अमीर खां पिंडारी की पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि प्रारंभ में तो जो यशवंत राव होलकर मराठा सरदार थे, अमीर खां पिंडारी उनके सहयोगी थे, परंतु बाद में जब 1804 में इनका अंग्रेज़ों से मुकाबला होता है यशवंत राव होलकर का और वो पराजित हो जाते हैं, तो उसके बाद में अमीर खां पिंडारी ने धीरे धीरे स्वतंत्र रूप से लूटपाट करना शुरू कर दिया। और इस समय टोंक का जो क्षेत्र है उस पर अमीर खां पिंडारी का ही कब्जा है या फिर अधिकार है। तो अमीर खां पिंडारी ये किराए के गुंडों की तरह काम किया करते थे, भाई आपने पैसा दिया तो हम आपकी ओर से लड़ लेंगे, कोई और अधिक पैसा देगा तो हम उसकी ओर से लड़ लेंगे। तो जयपुर के जगत सिंह सेकंड क्या करते हैं, अमीर खां पिंडारी को पैसा देकर अपनी ओर मिला लेते हैं। तो जो गिंगोली का युद्ध होता है इसमें जयपुर की ओर से तो लड़ने आते हैं जगत सिंह सेकंड स्वयं, और अमीर खां पिंडारी इनकी ओर से आता है। यहाँ पर एक नाम और है सूरज सिंह, जो बीकानेर से सहयोग के लिए आते हैं, पर इतना महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण नाम है मैं उनका जिक्र बार बार आपसे करता रहूँगा। तो ये जयपुर से आते हैं। अब जोधपुर से लड़ने आते हैं मान सिंह राठौड़। अब मान सिंह राठौड़ की भी थोड़ी सी पृष्ठभूमि देख लेते हैं। जब मान सिंह राठौड़ शासक नहीं बने थे तब भी उन्हें बहुत सारा संघर्ष करना पड़ा था अपने ही भाई भीम सिंह राठौड़ से, वो उनके जान के प्यासे थे। और उसके बाद जब मान सिंह राठौड़ 1803 में शासक बन भी जाते हैं तब भी मारवाड़ के कई सरदारों द्वारा इनको मारने के प्रयत्न किए जाते हैं, इनके सांप छोड़ दिए जाते हैं इनके बिस्तर में, और या फिर इन्हें भोजन में विष मिलाकर मारने की षड्यंत्र रचे जाते हैं। तो अर्थात हम ये समझ सकते हैं कि जो मारवाड़ की सेना है उसमें कई सारे सरदार मान सिंह राठौड़ के विरोधी हैं, अर्थात उनमें फूट पड़ी हुई है सरदारों में भी। तो यहाँ से तो अकेले लड़ने आते हैं मान सिंह राठौड़। अब यहाँ पर कहने के लिए तो जोधपुर की समूची सेना आई है, परंतु उस सेना में फूट है, या फिर सारे के सारे सरदार मान सिंह राठौड़ की ओर नहीं लड़ना चाहते, दिल से नहीं लड़ना चाहते, दिखावे के लिए आगे होंगे। तो क्या होता है, इधर तो जयपुर और अमीर खां पिंडारी की सेना और इधर मान सिंह राठौड़, वो भी सेना में फूट पड़ी हुई है। तो अंततः क्या होता है कि यहाँ पर जयपुर के जगत सिंह सेकंड जोधपुर के मान सिंह राठौड़ को परास्त कर देते हैं, और मान सिंह राठौड़ को यहाँ से भागकर पीछे हटकर शरण लेनी पड़ती है अपने जोधपुर के किले में। और ये यहाँ पर जगत सिंह सेकंड यहाँ पर रुकते नहीं हैं, ये यहाँ से आगे बढ़ते हैं नागौर से, और जोधपुर के जो किला है उस पर अपना घेरा डाल देते हैं। यहाँ पर इसको चारों ओर से घेर लेते हैं। अब कुछ समय तक ये घेरा रहता है, और जो मान सिंह राठौड़ है वो अब सोचते हैं कि अब इस समस्या से कैसे निकला जाए। तो उन्हें एक ही विकल्प नज़र आता है कि क्यों ना जो अमीर खां पिंडारी है उसे अपनी ओर सम्मिलित कर लिया जाए। तो कुछ समय बाद जब जगत सिंह सेकंड ने मान सिंह राठौड़ को परास्त कर दिया और जोधपुर नगर को घेर लिया, तो कुछ समय बाद मान सिंह राठौड़ बहुत अधिक धन देते हैं अमीर खां पिंडारी को, और उसे क्या करते हैं, अपनी ओर मिला लेते हैं। अब साहब, जब जिसके बल पे जगत सिंह जी ज़्यादा उछल रहे थे या जीते थे, जब वही शत्रु दल में सम्मिलित हो गया तो इनकी हालत कमज़ोर हो गई। तो परिणाम स्वरूप मजबूरीवश जो जगत सिंह सेकंड को ये अपना घेरा हटाना पड़ता है या फिर पीछे हटना पड़ता है। तो साहब ये युद्ध तो यहाँ पर समाप्त हो गया एक बार के लिए, परंतु ये विवाद समाप्त नहीं होता है। ये छुटपुट तनातनी चलती रहती है, और समय और व्यतीत होता चला गया, 2-3 साल और निकल गए। अब बाद में ये विवाद बढ़ता जा रहा है। अब देखो, अमीर खां पिंडारी ने जगत सिंह सेकंड से भी पैसा लिया,
तभी तो वो गिंगोली के युद्ध में गया था। और गिंगोली के युद्ध के परिणाम के बाद जब जगत सिंह ने जोधपुर को घेर लिया तो फिर अमीर खां पिंडारी ने मान सिंह राठौड़ से भी पैसा ले लिया। तो अब अमीर खां पिंडारी दोनों से पैसा ले चुका है। तो यहाँ पर मान सिंह राठौड़ अमीर खां पिंडारी को कहते हैं कि आप जाइए मेवाड़ और महाराणा को समझाइए कि इस विवाद को ख़त्म किया जाए और जो कृष्णा कुमारी है उसका मुझसे विवाह कर दिया जाए। परंतु यहाँ पर अमीर खां पिंडारी चालाकी से काम लेता है। तो वो क्या करता है, वो आता है और जो महाराणा भीम सिंह थे उनके सेनापति थे अजीत सिंह चुंडावत, ये अजीत सिंह चुंडावत से मुलाकात करता है और मुलाकात कर अजीत सिंह चुंडावत को कहता है कि आप अपने महाराणा को समझाइए कि एक लड़की के चक्कर में पूरा रजवाड़ा तबाह होने जा रहा है, तबाह होने वाला है। जोधपुर रियासत बर्बाद हो जाएगी, जयपुर मिट जाएगा और ये जो घमासान होगा इसकी आंच मेवाड़ तक भी आएगी। तो आप जाइए और आप जाकर अपने महाराणा से कह दीजिए कि इस विवाद को समाप्त करने का केवल एक ही तरीका है कि आप अपनी बेटी को किसी प्रकार से मरवा दें। तो अपने भरे मन से, भरे दिल से अजीत सिंह चुंडावत जाते हैं महाराणा के पास और महाराणा को समूचा ये वृतांत सुनाते हैं कि और कोई विकल्प नहीं बचा है। तो किसी ना किसी प्रकार से अमीर खां पिंडारी द्वारा दबाव बनाया जाता है और इस दबाव के चलते, अब जैसा मैं आपको प्रारंभ में ही बता चुका था कि इस समय जो मेवाड़ की सैन्य स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, तो महाराणा को और कोई उपाय नहीं सूझता है और विवश होकर वो यह निर्णय ले लेते हैं कि उनके द्वारा अपनी बेटी को जहर दे दिया जाएगा। परंतु दुखी मन से महाराणा स्वयं ऐसा नहीं करते हैं और वो इसका दायित्व सौंपते हैं अपनी परिवार की महिलाओं को। तो इतिहास में इसे लेकर कुछ मतभेद है। कहीं कहीं कुछ इतिहासकार मानते हैं कि महाराणा भीम सिंह द्वारा जो कृष्णा कुमारी थी उसकी जो चाची थी उनके द्वारा विष का प्याला भिजवाया जाता है और वो विष का प्याला पीकर जो कृष्णा कुमारी है उसकी मृत्यु हो जाती है। परंतु यहीं कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ये जो घटनाक्रम था इस बात को सुन लिया था कृष्णा कुमारी ने स्वयं ने, और वो इस बात को जान चुकी थी कि मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूं या मेरी मृत्यु हो जाए। तो इस बात से दुखी होकर वो स्वयं ही विष पी लेती है। खैर किसी भी प्रकार से हो, मैंने दोनों मत थे वो आपके साथ साझा कर लिए हैं। अंततः कृष्णा कुमारी की मृत्यु हो जाती है और इस प्रकार की बड़ी बड़ी रियासतों की अहम की लड़ाई में ये एक निर्दोष राजकुमारी बलि का बकरा बनती है और 21 जुलाई 1810 को विषपान करके कृष्णा कुमारी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है और इसकी मृत्यु के साथ ही यह विवाद समाप्त हो जाता है। यह विवाद संपूर्ण राजपुताने पर एक कलंक है, केवल मात्र मेवाड़ पर नहीं अपितु संपूर्ण राजपुताने पर एक कलंक है कि आप ये बड़े बड़े रियासतों के बड़े बड़े राजाओं की केवल अहम और नाक की लड़ाई में एक राजकुमारी को या निर्दोष बालिका को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। इस बात से दुखित होकर महाराणा इतने दुखी हो जाते हैं कि जो कृष्णा कुमारी का महल होता है वो बाद में उसे मंदिर में परिवर्तित कर देते हैं कि कृष्णा कुमारी को याद किया जाएगा। उन्हें स्मारक के रूप में बना देते हैं, कृष्णा कुमारी के महल को स्मारक के रूप में स्थापित कर देते हैं। और यदि आप भी आज भी अगर आप उदयपुर के महलों में जाएंगे तो आपको ये कृष्णा कुमारी का महल कृष्णा कुमारी स्मारक के रूप में देख सकते हैं आप इसे। अब ये जो बड़े बड़े रियासतों के राजाओं द्वारा एक तरीके से अहम की लड़ाई में इन्होंने एक निर्दोष राजकुमारी की जो हत्या की गई है, उस हत्या के कारण ये उस राजकुमारी का या फिर भगवान का श्राप ही हो सकता है कि इतने बड़े अहमखोरी राजाओं को मात्र 8 वर्ष बाद ही पिंडारियों और मराठाओं की लूटपाट से तंग आने के कारण अंग्रेज़ों से संधि करनी पड़ी, या फिर मैं कह दूं तो अंग्रेज़ों की गुलामी को स्वीकार करना पड़ा। और 1818 में ही मेवाड़, मारवाड़, जयपुर और टोंक इन तीनों रियासतों ने क्या कर ली, अंग्रेज़ों से संधि कर ली या उनकी गुलामी स्वीकार कर ली। तो इस प्रकार से ये जो लोग बड़ी बड़ी अपनी तलवारों की बातें किया करते थे, युद्धों की बातें किया करते थे, तो जहाँ इन्हें अपने युद्ध कौशल दिखाने थे, जहाँ वीरता दिखानी थी पिंडारियों के विरुद्ध, मराठों के विरुद्ध या अंग्रेज़ों के विरुद्ध भविष्य में जब 1857 की क्रांति होगी, वहाँ पर उसके विरुद्ध तो उसके विपरीत यहाँ पर इन्होंने आचरण किया। और जहाँ पर इनको समझदारी से काम लेना था या आपसी बैठकर जिस विवाद को ख़त्म करना था, वहाँ फालतू की वीरता दिखाने चले आए, जिसका परिणाम क्या हुआ, एक निर्दोष राजकुमारी को अपनी प्राणों का त्याग करना पड़ा। अब ये जो संपूर्ण कृष्णा कुमारी का विवाद का जो घटनाक्रम हुआ है उसको 4 लाइनों के माध्यम से, पोइट्री के माध्यम से मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। यदि आप केवल इन 4 लाइनों को बार बार रिपीट कर लेंगे तो ये विवाद आपको जो भी
तथ्यात्मक चीज़ें हैं या याद रखने वाली बातें हैं वो आपको ध्यान स्वतः ही रह जाएंगी। तो आइए देखते हैं वो पंक्तियाँ क्या हैं कि मारवाड़ का मान न माना, अड़ गया जगत गिंगोली में, पिंडारी ने लाभ कमाया रक्तपात की होली में, राणा भीम सिंह चाहते थे जिसकी विदाई डोली में, वह बेटी कृष्णा विष पी कर गई मृत्यु की झोली में। तो इन 4 पंक्तियों में हमें वो सारे के सारे नाम का उल्लेख मिल जाता है जिनको हमें प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से याद रखना है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। मारवाड़ का मान न माना, तो यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि मारवाड़ अर्थात मारवाड़ रियासत जोधपुर, मान मीन्स मान सिंह राठौड़। अड़ गया जगत गिंगोली में, तो जयपुर के जो जगत सिंह थे वो गिंगोली में आकर अड़ गए थे, अर्थात गिंगोली का युद्ध हुआ था। अब एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है इसमें, वो क्या कि 1807 में ये घटना हुई थी गिंगोली वाली। उसके अतिरिक्त पिंडारी ने लाभ कमाया, पिंडारी ने लाभ कमाया अर्थात जिस प्रकार 2 बंदरों की लड़ाई में तीसरी बिल्ली फायदा ले जाती है, उसी प्रकार यहाँ पर पिंडारी ने पहले तो जगत सिंह से धन लिया जब गिंगोली के युद्ध में गए, और बाद में मान सिंह राठौड़ से धन लिया। तो ये लाइन वही बता रही है कि पिंडारी ने लाभ कमाया रक्तपात की होली में, राणा भीम सिंह चाहते थे जिसकी विदाई डोली में। तो मेवाड़ के राणा, राणा या महाराणा तो हम मेवाड़ के शासकों को ही बोलते हैं, तो मेवाड़ के उस समय के शासक कौन थे? महाराणा भीम सिंह। राणा भीम सिंह चाहते थे जिसकी विदाई डोली में, वह बेटी कृष्णा विष पीकर मृत्यु, वह बेटी कृष्णा विष पीकर गई मृत्यु की झोली में, अर्थात बाद में कृष्णा ने क्या किया? विष पीकर मृत्यु हो गई। अब एक यहाँ पे एक तथ्य और ध्यान रख लेना कि 1810 में ये घटनाक्रम हुआ था कि जब उसने विष पान कर लिया था, और वो भी कब? 21 जुलाई 1810। याद रखो तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। अब एक तथ्य आपके साथ और साझा कर लेता हूं कि 21 जुलाई 1810 को तो ये घटना घटित हुई थी कि जब विष पीकर कृष्णा कुमारी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया था, किसी भी कारण से हुआ हो, चाहे वो विष दिलवाया हो, चाहे उसने स्वयं पिया हो, कैसे भी करके उसका अंत हो गया। और इसी घटना पर 4 नवंबर 1810 को ब्रिटिश रिकॉर्ड में एक प्रकाशन हुआ था जिसके अनुसार एक राजकुमारी ने, मेवाड़ की राजकुमारी ने विषपान कर लिया था, और इस बात की जानकारी उसके पिता अर्थात महाराणा भीम सिंह को भी थी। अब इस समूचे घटनाक्रम में हम थोड़ा सा एक बार के लिए कृष्णा कुमारी के दृष्टिकोण से सोचते हैं। भाई आप कृष्णा कुमारी के दृष्टिकोण से सोचिए कि 1803 में जब उसकी आयु 9 वर्ष की थी, जब उसकी सगाई तय कर दी गई पहली बार भीम सिंह राठौड़ के साथ, लेकिन भीम सिंह राठौड़ की 8 में मृत्यु हो जाती है, तो फिर उसका विवाह पुनः तय कर दिया जाता है जगत सिंह सेकंड के साथ। अब यहाँ पर 1803 में ये विवाद प्रारंभ हो जाता है भीम सिंह राठौड़ की मृत्यु के साथ, और बढ़ते समय आ चुका है कितना? 1810। और 1810 में कितने? 7 साल बीत गए। तो अगर इधर 7 साल बीत गए तो इस बालिका की आयु हो चुकी है 16 वर्ष। अब 16 वर्ष की आयु में ये बालिका, जब ये संपूर्ण घटनाक्रम होता है और पिंडारी द्वारा महाराणा भीम सिंह पर दबाव बनाया जाता है, तो ये 16 वर्ष की बालिका इस बात को समझती है, जब ये सुन लेती है और इसे इस बात का आभास हो जाता है कि यदि मेरा जीवन समाप्त नहीं हुआ तो बहुत बड़ा घमासान हो जाएगा, और हो सकता है उसके कारण मेवाड़ में भी बहुत बड़ी संख्या में मारकाट मच जाए, या फिर यहाँ के जो योद्धा है, यहाँ की जो जनता है, उसे अपने प्राण गंवाने पड़े। तो मात्र अपनी प्रजा की शांति के लिए या फिर अपने राज्य की शांति के लिए, अपने पिता का मान बनाए रखने के लिए कि भाई यदि मेरे प्राणों के त्याग से ही मेरे पिता का गरिमा बनी रह सकती है तो मैं हंसी हंसी अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। तो मात्र 16 वर्ष की आयु में एक बालिका कितना परिपक्व निर्णय लेती है कि वह स्वयं ही यह निर्णय ले लेती है कि मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी, ताकि मेवाड़ की जनता या मेवाड़ का भविष्य या मेरे पिता सुख शांति से रह सके या उनके ऊपर कोई आँच ना आए। तो 4 पंक्तियों के माध्यम से जो 16 वर्ष की आयु में राजकुमारी कृष्णा कुमारी की जो ये मानसिकता रही थी उसकी ओर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं कि जब कृष्णा कुमारी के आगे उसकी चाची द्वारा विष का प्याला लाया गया था, तब कृष्णा कुमारी को भी इस बात का पता था कि ये विष का प्याला है, और कृष्णा कुमारी की माँ उसके बगल में ही खड़ी थी जो बिलख कर कह रही थी कि उसकी बेटी के कि तू इस विष को प्याला को मत पी,
इसमें विष है, परंतु कृष्णा कुमारी उस प्याले को पी जाती है। और कुछ जनश्रुतियाँ ये भी है कि जब वो पहला प्याला पी लेती है तो उसको कोई असर नहीं होता, फिर उसे दूसरा विष का प्याला दिया जाता है, तब भी उसे कोई असर नहीं होता। ऐसा लगता है मानो कि कोई दिव्य शक्ति ही उसे बचा रही हो। परंतु जब तीसरा विष का प्याला दिया जाता है तो अंततः उसकी जीवन यात्रा या जीवन लीला समाप्त हो जाती है। तो पंक्तियों के माध्यम से इसे देखते हैं कि उसकी माँ कहती है, मत पी जहर बेटी बिलख कर कह रही थी माँ, मत पी जहर बेटी बिलख कर कह रही थी माँ, मगर बेटी बचाना चाहती थी बाप की गरिमा, कुल के मान के खातिर जहर पी गई थी जो, सदा मेवाड़ गाएगा उस बेटी की गरिमा। तो ये जो 4 पंक्तियां हैं ये कृष्णा कुमारी को समर्पित है। तो ऐसा नहीं था कि कृष्णा कुमारी की हत्या की गई थी। जब उसकी माँ ने उसे समझाया था कि इसमें विष है तो इसका पान मत की, तब कृष्णा कुमारी द्वारा अपनी माँ को कहा गया था कि माता, राज परिवार के जो राजकुमार या राजकुमारियां होती है उनका तो जन्म ही इसलिए होता है ताकि कभी ना कभी वो मातृभूमि की सेवा में काम आ सके। भाई जो राजकुमार होंगे, जो राजा बनेगा, या वो रण क्षेत्र में अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते लड़ते अपने प्राणों का त्याग कर देते। और मेवाड़ की परंपराएं तो ये रही थी ना कि यहाँ पे महिलाएं भी जौहर किया करती थी। इसके अतिरिक्त जो विवाह संबंध होते थे तो एक तरीके से ये विवाह संबंध भी तो इसीलिए होते थे, हम देख चुके हैं, ताकि राज्य का भला हो सके या उसके लिए राज्य को कुछ फायदा हो सके। तो एक तरीके से ये मोहरे बनाए जाते थे मातृभूमि की सेवा के लिए। तो ये इस बात को अपनी माँ को समझा रही थी कि भाई राजकुमारियों या राजकुमारों का तो जीवन ही इसलिए होता है, अगर यहाँ पे मेरे प्राणों का अंत करने से मेवाड़ का भविष्य सुरक्षित हो जाता है या शांतिमय रहता है तो मैं हंसते हंसते अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। और इस प्रकार मेवाड़ की ये बेटी इस समूचे विवाद का अंत कर देती है अपने प्राण त्याग कर। अब इस विवाद से संबंधित कुछ और बातें देख लेते हैं जो इससे संबंधित तो नहीं है लेकिन आपको कंफ्यूजिंग ज़रूर लगेगी। क्या है? देखो, इतिहास में मेवाड़, मारवाड़ और आमेर, ये तीनों रियासतें जब जब एक साथ आपको देखने को मिलेगी तो 2 ही घटनाक्रम ऐसे हैं जब ये आपको देखने को मिलेगी। एक तो मिलेगा 1708 का देवारी समझौता और एक आपको देखने को मिलता है 1803 का ये कृष्णा कुमारी विवाद। इन दोनों घटनाक्रमों में हम मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर, इन तीनों रियासतों को एक साथ पाते हैं। केवल ये 2 ही घटनाएं ऐसी देखने को मिलती हैं। तो पहले हम जिक्र कर लेते हैं देवारी समझौता की बड़े शॉर्ट में। ये जो देवारी समझौता हुआ था, इस समय राणा अमर सिंह II मेवाड़ के शासक थे और उस समय मारवाड़ के शासक थे अजीत सिंह राठौड़ और आमेर के या जयपुर के सवाई जय सिंह। क्या था देवारी समझौता कि जैसे ही 1707 में उत्तराधिकार के युद्ध के बाद मुअज्जम बादशाह बहादुर शाह के नाम से जैसे ही अगला मुगल बादशाह बनता है तो क्या करता है, सवाई जयसिंह को और अजीत सिंह राठौड़ को उनके जो राज्य होते हैं आमेर और मारवाड़, वहाँ से राजगद्दी से हटा देता है। तो ये दोनों क्या करते हैं, सवाई जयसिंह और अजीत सिंह राठौड़ अपने पैतृक राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह II के पास आते हैं, अमर सिंह II के पास आते हैं। और मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह II इनको सैन्य सहायता उपलब्ध कराते हैं ताकि ये अपने पैतृक राज्य प्राप्त कर सकें और बाद में इन्हें अपने पैतृक राज्य मिल भी गए थे। तो एक प्रकार से देवारी समझौता में मेवाड़ रियासत ने मारवाड़ और आमेर रियासत की क्या करी थी, सहायता करी थी। लेकिन इसके तकरीबन 100 वर्षों बाद, तकरीबन 100 वर्ष बोल रहा हूं मैं, तकरीबन 100 वर्ष, ताकि आप इसे रिलेट कर सके गिंगोली के युद्ध से। अगर मैं इसमें 99 जोड़ दूं, देखो 1807 गिंगोली का युद्ध घटता है। अब दूसरी घटना पर आ जाते हैं, कृष्णा कुमारी विवाद। अब इसमें भी ये तीनों रियासतें, लेकिन इसमें क्या हुआ कि मेवाड़ की एक बेटी के कारण जयपुर और जोधपुर की रियासतों में क्या छिड़ गई, जंग छिड़ गई, इनमें तनातनी हो गई, तलवारें खिंच गई इन दोनों के मध्य। और अंततः वो विवाद इतना बढ़ गया कि एक तो 1807 में गिंगोली का युद्ध होता है, मतलब युद्ध तक आ गई बात, और उसके बाद जब इस विवाद का कोई अंतर होता हुआ नजर नहीं आया तो अंततः मेवाड़ की राजकुमारी को अपने प्राण गंवाने पड़े। तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ 100 वर्षों पहले मेवाड़ रियासत ने मारवाड़ और आमेर रियासत की मदद की थी। अर्थात ये एहसानमंद है मारवाड़ और आमेर के जो शासक हैं मेवाड़ रियासत के, लेकिन इन दोनों शासकों के जो वंशज हुए हैं अजीत सिंह राठौड़ के और सवाई जय सिंह के, तकरीबन 100 वर्षों के बाद जगत सिंह II और मान सिंह राठौड़ ने अपने ऊपर, अपने पूर्वजों के ऊपर ये जो एहसान था मेवाड़ रियासत का या मेवाड़ के महाराणाओं का, उस एहसान को कैसे चुकाया है। आप खुद देखो कि उस एहसान को इन्होंने अपनी मूर्खता वाली हरकतों के कारण या फिर अपनी अहम की लड़ाई के कारण उन्होंने उस एहसान का कर्ज कुछ इस तरीके से अदा किया है कि मेवाड़ की बेटी को अपने प्राणों की बलि देनी पड़ी। तो ये शर्म की बात है मारवाड़ रियासत के लिए भी,
आमेर रियासत के लिए भी और मेवाड़ रियासत के लिए तो है ही सही कि आप अपनी पुत्री की रक्षा नहीं कर सके। जो मेवाड़ जाना जाता था अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए, वो लोग हंसते हंसते केसरिया किया करते थे, उन लोगों ने आज अपनी बेटी के लिए युद्ध करने की जगह सीधे सीधे उसे विष उसकी ओर आगे कर दिया गया। तो ये दोनों घटनाएं हैं, इन पे कंफ्यूज मत होना और इन्हें एक बार देख लेना। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक युद्ध है, गिंगोली का युद्ध। अब ये गिंगोली और सिंगोली, इनमें कंफ्यूज मत होना। गिंगोली का युद्ध 1807 में हुआ, इस घटना से संबंधित हम देख ही चुके हैं, जयपुर वर्सेस जोधपुर, जिसमें जयपुर की विजय हो जाती है। और सिंगोली का युद्ध हुआ था जब 1326 में राणा हमीर नए नए शासक बने थे ना, चित्तौड़ पर उन्होंने विजय हासिल करी थी। तो जैसे ही उन्होंने विजय हासिल करी थी तो 1326 में बाद में मोहम्मद बिन तुगलक उन पर चढ़ाई करने आ गया था। तो उस समय जो युद्ध हुआ था वो सिंगोली, बांसवाड़ा के पास एक जगह है, वहीं पर हुआ था। तो सिंगोली का युद्ध हुआ था। ये नाम थोड़े मिलते जुलते हैं, सिंगोली गिंगोली, ऐसे ही महोबा पहोबा। तो जब जब भी ये चीज़ें आती हैं आप इनसे संबंधित चीज़ों को भी एक बार देख लिया करें, ताकि ये कन्फ्यूजन वहीं पर ख़त्म हो जाए, वरना ये चीज़ें बाद में दिमाग में धर्म संकट की स्थिति उत्पन्न कर देती है और एग्जाम में भी ये कन्फ्यूजन हमारा बना रहता है। खैर, कुछ भी हो, इस प्रकार ये संपूर्ण घटनाक्रम हमने देख लिया है। अब अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक को लेकर हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक मैं आपका मित्र राकेश गोचर आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।